हिंदुस्तान अखबार शनिवार 15 अगस्त 2026। गोपाल कृष्ण गांधी जी का लेख है। 65 साल पहले जो लाल किले पर देखा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तिरंगा लाल किले के प्राचीर पर उसका फहराया जाना साल 1960 या 1961 में 15-16 साल का हूँ। माँ से अनुमति लेकर विदेश से आए हुए अपने से कुछ बड़े एक युवक डेविड के साथ पहुंचा हूँ लाल किले। भीड़ जमे उससे पहले ही पहुंच जाने का इरादा है। पहुंचती भी है हम जल्दी फटी में, लेकिन भीड़ हमसे पहले भी जम गई। बेशुमार फटी में हम उतार देती है। यहाँ से आगे सभी को पैदल ही जाना है। पास वास कुछ नहीं था हमारे पास। जनता के साथ हम भी जनता। टिकट को देख लोगों से परखने की कोशिश करते हैं। टूरिस्ट है, हिंदुस्तान पहली बार आया लगता है। बेचारा पसीना छूट रहा है, चेहरा लाल हो गया। बच्चे उसे देख कर सैल्यूट करते हैं और कुछ सेकंड के लिए हाथ बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग एक बच्चा कहता है। गुड मॉर्निंग जवाब मिलता है। वेरी गुड मॉर्निंग। न जाने कितने बेरी आएंगे सोचकर डेविड अपने हाथ उठाकर बच्चे के स्नेह को स्वीकारता है। आवाम की एक नदी सी बन गई, लंबी चौड़ी और तेजी से बहती हुई नदी। मैंने चप्पल पहनी, डेविड ने जूते। पाँव पर औरों के पाँव बढ़ते हैं, लेकिन इतने भारी नहीं। फिर भी यह पहला तजुर्बा है डेविड का। वह इतनी भीड़ के साथ कभी चला नहीं। धक्के लगते हैं पर मामूली। हम लाल किले के सामने के विशाल मैदान में पहुंचते हैं। पसीने से तर धूल से सने। मैदान क्या है, वही दरिया है, आवाम का दरिया। सब खड़े हैं दूसरे से सटे हुए, सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसलिए एक सामूहिक गूंज सुनाई देती है, जिसमें शब्द नहीं सिर्फ एक नाद सुनाई पड़ता है। और अगर उस नाद को नाम देना हो तो वह हुआ इंतजार। कब आएंगे पंडित जी। हम जितने आगे बढ़ सकते थे उतने बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर से सब सुनते हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी आ गई है। तालियां बजती हैं। लोग अपनी गर्दन को जितना उठा सकते हैं उतना उठाकर पंडित नेहरू जी को देखने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने चाचा नेहरू को दिखाने गूंज खामोश हो जाती है। सन्नाटा। फिर कुछ बिगलों की आवाज सुनाई पड़ती है और एक पर फ्लैश में पंडित जी दिखते हैं। देखते ही देखते तिरंगे के स्तंभों पर आ खड़े होते हैं। तालियां बजती हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित नेहरू जिंदाबाद। हम जहाँ खड़े हैं वहां से पंडित जी को उनके सफेद कपड़ों और उनकी टोपी से ही पहचान पाते हैं। उनके चेहरे को, उनकी आंखों को, उनकी मुस्कान को, उनकी परेशानियों को, उनकी फिक्र को नहीं। फिर भी कुछ बात है उस इंसान में, इतनी दूरी से भी वह अपने लगते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पर अपने हमारे झंडा फहराते हैं। पंडित जी जनगण मन गूंजता है। पंडित जी में सहम जाते हैं, मूर्ति बन जाते हैं। हम सब भी राष्ट्रगान के समाप्त होने पर माइक पर हाथ टिकाते हैं और बोलना शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों। डेविड, मुझे लगता है, कैन यू ट्रांसलेट प्लीज। क्या तुम अनुवाद कर सकते हो? अनुवाद मुश्किल है मेरे लिए। क्यों मुश्किल? क्या पंडित जी के अल्फाज ऐसे हैं जो मुझे समझ ना आए? ना, हर शब्द उनका इंतहा सरल है। मुश्किल इसलिए है कि मैं पंडित जी के भाषण का रस लेना चाहता हूँ, श्रोता की हैसियत में। अनुवादक की ड्यूटी बाधा पहुंचाती, फिर भी अतिथि देवो भव। कोशिश करता हूँ, वर्ड बाई वर्ड तो नहीं, लेकिन वाक्य दर वाक्य। अब एक और समस्या उठ खड़ी होती है। हमारे इर्द गिर्द खड़े लोग भी मेरे अनुवाद को सुनने लगते हैं। ना ही अंग्रेजी का पर उनका अधिकार है। फिर भी अब मेरे अनुवादक का काम मालूम ना होगा, लेकिन पास खड़ी जनता में से कोई ना कोई जरूर पढ़ लेगा। आज उस अनुभव के साथ 65 सालों के बाद मुझे पंडित जी के भाषण का एक शब्द भी याद नहीं, मगर उनकी सिफत को भूला नहीं हूँ। आंखें उनकी दिख नहीं रही, लेकिन उनमें जो करुणा थी, अनुकंपना थी, वह मुझे छू रही थी। मैं देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उनके हाथों में ऐसा कुछ था जो कहता था, आओ मेरे हाथ थामो। हाथ उनकी डरा नहीं रहते, धपका नहीं रहते, और मुस्कान उनकी अनदेखी हुई अपने खुद के स्नेही इंसान की थी।
और जब जय हिंद का नारा उन्होंने सबको अपने साथ दोहराने को कहा, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानो उनके बिल्कुल साथ किले पर खड़े होकर उनको बुलंद कर रहे थे। समारोह जब समाप्त हुआ, तब मेरे पास खड़े एक बुजुर्ग ने मुझे थपकी दी और कुछ कहे बिना कहा, तुम्हारा तजुर्बा अच्छा था। मानो पंडित जी खुद कह रहे थे। डेविड से बोला ना गया। उसने ऐसा कुछ ना कभी देखा था और ना आइंदा कभी देखने वाला था। इनक्रेडिबल, लाजवाब लाजवाब कहते लौटा। व्हाट ए मैन, व्हाट ए लीडर, व्हाट ए पीपल। क्या आदमी है, क्या नेता है, क्या लोग है। 15 अगस्त अमर रहे। पंडित नेहरू जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 65 साल पुराने नारे आज अब भी जैसे गूंजते हैं। अगला लेख है बढ़ता जाए भारत। भारत की स्वतंत्रता आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। जब भारत की स्वतंत्रता की बात होती है, तब अनायास एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नकारात्मक टिप्पणी की याद आती है। उस प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी एक क्षणिक उद्गार भर साबित होकर रह गई और भारत अपनी आज़ादी की यात्रा में बहुत आगे निकल आया है। बांटने और बिखरने की तमाम साजिशों के बावजूद यह भारत देश, जिसे इंडिया के नाम से भी दुनिया जानती है, अपने मुकम्मल वजूद के साथ कायम है। आज इस मुकाम पर ब्रिटेन ने अगर हम तुलना करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था उसे कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के चलते ही उसकी रफ्तार कुछ घटी है, पर दोनों दोनों देश एक दूसरे की कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। हम ब्रिटेन के मुकाबले में कोई यूं ही नहीं पहुंच गए। याद कीजिए, जब देश आज़ाद हुआ था, तब उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बमुश्किल $20 अरब था, जबकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का उस समय $350 अरब के आसपास थी। दोनों देश के बीच भारी अंतर था, लेकिन अब इस अंतर को भारत न केवल पूरी तरह से पाट दिया है, बल्कि ब्रिटिश शासकों की अनेक गलतफहमियों को भी दूर कर दिया है। बहरहाल ब्रिटिश अर्थव्यवस्था हमारा लक्ष्य नहीं है। भारत को अपने आकार प्रकार के हिसाब से अभी बहुत आगे जाना है। हम आज देख रहे हैं कि हमारा मुकाबला सीधे अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ है। जिस तरह का व्यापारिक तनाव हम दोनों महाशक्तियों की ओर से देख रहे हैं, भारत का वजूद किस तरह से मजबूत हुआ है। अमेरिका आज लगातार आर्थिक तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन वह भारत की ताकत को जानता है। ठीक इसी तरह से चीन भी भारत को दबाए रखने या पीछे रखना चाहता है, लेकिन भारत की तरक्की का तरीका अपने अमेरिका और चीन की तरक्की से के तरीके से बहुत अलग है। अपने विकास के लिए अमेरिका को अनेक प्रकार के युद्ध से गुजरना पड़ा है, तो चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर कभी कभी करीब 16 लाख लोग मारे गए थे। भारतीयों की स्वाभाविक उदारता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आज़ादी के 9वें दशक की ओर बढ़ते देश से सबसे पहले शिथिलता को विदा करना होगा। डिजिटल क्रांति ने देश की सक्रिय किया है, पर अभी जन जन तक पहुंचने के लिए बहुत ईमानदार प्रयासों की जरूरत है। आज देश के भटकने वाले तत्व बहुत हैं। राजनीति का स्तर भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। ऐसे में एक बार पलटकर इस राष्ट्र की नींव रखने वाले महान निर्माताओं के स्वप्न और संकल्पों पर गौर करना चाहिए। राष्ट्र निर्माताओं ने राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प बार-बार दोहराया था। हमें आज ज़रूर सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता को समानता से ही बल मिलता है। असमानता से समाज में लाचार लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। यह मात्र चुनौती नहीं है कि एक संकट है, जिसका समाधान मुस्तैदी से करने की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़े भले हो जाए, पर कोई भी इतना छोटा ना होने पाए कि बाजी भक्त से भी वंचित हो जाए। यही वह मुकाम है जब देश की एकता, अखंडता और नवनिर्माण के लिए सभी देशवासियों को संकल्प लेना पड़ेगा। मनोज झा का अगला लेख है नियति से अधूरी भेंट पर सपना अभी जिंदा है। 20वीं सदी ने अपनी शुरुआत बारूद और बेड़ियों से की थी। उपनिवेशवाद अपने चरम पर था। दुनिया के 3/4 मनुष्य किसी दूसरे देश की संपत्ति थी और फिर 2 महायुद्धों को ने वह कर दिखाया जो पहले कभी संभव नहीं था। मृत्यु का अधोगति उत्पादन, गैस चैम्बर, कालीन बमबारी और हिरोशिमा, अकाल जो प्रकृति की ने नहीं नीति ने रचे। बंटवारे जिनकी रेखाएं किसी दूर बैठे अफसर के नक्शे पर खींच दी।
और जिनका खून हमारे शहरों और गाँव में बहाया। उस मलबे के बीच से मनुष्यता ने एक सपना गढ़ा और उस सपने का नाम उसने आने वाली सदी रखा है, 21वीं सदी। कोई कैलेंडर की तारीख नहीं थी, वह एक क्षितिज थी। एक वादा कहा गया था कि जब यह सदी आएगी तो ये तो अतीत की ये बात होंगे। वो क्या होती है इसे देखने समझने के लिए संग्रहालय में जाना पड़ेगा। हर बच्चा पढ़ेगा, हर जकड़न से मुक्त करके उसे कला एवं चिंतन के लिए फुर्सत देगी। सन 2000 तक सबके लिए स्वस्थ उपनिवेशों की मुक्ति, कल्याणकारी जन राज्य की कल्पना, ये सब उसी क्षितिज के भिन्न-भिन्न नाम थे। यह कहना गलत होगा कि प्रगति नहीं हुई है और भारी हुई है। पर विचित्र बात यह है कि इतनी सारी भौतिक उपलब्धि के बावजूद हम अच्छी जगह पर नहीं हैं। समृद्धि बढ़ी तो असुरक्षा भी बढ़ी और संपर्क बढ़ा तो अकेलेपन भी, सूचना बढ़ी और समझ घटी। इस असंगति की जड़ में एक ही बात है, मनुष्य अपने आप में लक्ष्य नहीं रहा, वह किसी और लक्ष्य का साधन बना दिया गया है। आधी रात को किया गया वह वादा कि अब हम अपनी नियति से मिलेंगे, और गांधी जी का यह वाक्य फिर आँख से आंसू पोंछना, इनको हमने स्मृति दिवसों का अलंकार बना लिया, कार्यसूची नहीं रहने दिया। अम्बेडकर ने चेताया था कि 26 जनवरी सन 1950 से हम एक अंतर्विरोध में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति का एक मूल्य नहीं। वह अंतर्विरोध आज भी हमारे साथ है। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, वह विचार विमर्श, असहमति की जगह संस्थाओं की स्वतंत्रता और यह भरोसा है कि सत्ता से केवल पूछने की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तो इस सदी का सकारात्मक एजेंडा क्या होना चाहिए? अगर सपने वही हैं तो कम से कम रास्ता न्याय होना चाहिए। मुझे 4 सूत्र दिखते हैं। पहला, न्याय दया नहीं, गरीब को दी गई सुविधा दान नहीं, बकाया है। कल्याण को मुफ्तखोरी कहने वाली है भाषा को हमें अस्वीकार करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, सम्मानजनक मजदूरी, ये अधिकार है, अनुग्रह नहीं। दूसरा, पुनर्वितरण, संपत्ति और विरासत पर उचित कर, जमीन तक तरक्की की पहुंच, सार्वजनिक सेवाओं में भारी निवेश और साझी संपदा, जल जंगल, स्पेक्ट्रम डाटा को निजी कब्जे से बचाना। तीसरा, मनुष्य की स्वायत्तता की पुनर्प्राप्ति। इस सदी का नया प्रश्न है कि जब मशीन सोचने लगे तो मनुष्य का क्या बचेगा? उत्तर यह नहीं है कि तकनीक रोकी जाए, बल्कि यह है कि वह किसके नियंत्रण में है, यह तय हो। चौथा, समाज की प्रधानता। पिछली सदी की बहस से दो ध्रुवों के बीच फंसी रही राज्य बाजार, दोनों ही ऊपर से नीचे व्यवस्थाएं हैं, दोनों ही मनुष्यों को इकाई में बदलती हैं। तीसरा ध्रुव समाज है, सहकारिता यूनियन, पंचायत, मोहल्ला समिति, सार्वजनिक पुस्तकालय, किसान संगठन, वे तमाम जगह हैं जहाँ लोग बिना मुनाफे और बिना आदेश के मिलकर कुछ करते हैं। स्वराज का असली अर्थ यही था कि केवल शासक बदलना नहीं, अपने ऊपर अपना शासन। स्वतंत्रता कोई तिथि नहीं, अभ्यास है। सन 1947 से जो मिला वह अवसर था, उपलब्धि नहीं। हर पीढ़ी को पहले लड़ाई नए सिरे से लड़नी होती है, कभी उपनिवेश के विरुद्ध, कभी असमानता और आज उन अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध जो हमें ग्राहक, दर्शक और आंकड़ा देना चाहती हैं। तिरंगा फहराते हुए यह याद रखना ही शायद सच्चा उत्सव है कि सपना अभी बाकी है और इसलिए जिंदा है। अगला लेखक स्वतंत्रता की वर्षगांठ। स्वतंत्रता की वर्षगांठ आशा और उल्लास का संदेश लेकर हमारे बीच पुनः उपस्थित हुई है और उसका हम मुक्त हृदय से स्वागत करते हैं। 15 अगस्त हमारे लिए सचमुच महान दिवस है। वह भारत के आधुनिक इतिहास में सुरक्षण में अंकित हो चुका है। वह हम को अपने राष्ट्रीय जीवन की उस महान घटना का स्मरण दिलाता है जब विदेशी राज्य का अंत हुआ था और देश की कोटि-कोटि जनता के प्रतिनिधियों ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली थी। किसी भी देश के लिए विदेशी राज्य सबसे बड़ा अभिशाप होता है। जो विदेशी राज्य इस प्रकार हमारे चौमुखी पतन का कारण था, उसके चंगुल से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों ने दीर्घकाल तक संघर्ष किया, बड़ा से बड़ा त्याग और बलिदान किया। लाखों ने जेलों की यातनाएं सहन की। आखिर न्याय और सत्य के विजय हुई। भारतीयों के मनोरथ पूरे हुए और देश में स्वतंत्रता का स्वर्ण बिहान हुआ। कोटि कोटि जनों के हृदय आनंद और उल्लास के से परिपूर्ण हो गए।
अपने इतिहास को की उसी महान तिथि को हम आज मना रहे हैं। देश स्वतंत्र हुआ किंतु विदेशी कुछ चक्र के कारण उसके 2 टुकड़े हो गए। विदेशी राज्य ने अपनी सत्ता को स्थायी और सुदृढ़ बनाने के लिए इस देश की 2 प्रमुख जातियों में वैमनस्य के बीज बोए। उनके बीच कटुता अंत अंत में इस हद तक देश के मुस्लिम बहुल भाग में पाकिस्तान का नया राष्ट्र अस्तित्व में आया। आशा तो आशा तो यही की गई थी कि राजनीतिक विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान मिल-जुल कर रहेंगे और अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्नशील होंगे, किंतु यह आशा पूरी नहीं हुई है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों में उफान उठता रहा और स्वतंत्रता की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर स्थिति बहुत नाजुक हो चली गई। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध का वातावरण उत्पन्न कर दिया। भारत को इस कारण सावधानीपूर्वक सूचक कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने डटी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुमार प्रशांत का लेख है, इतिहास और भविष्य का संगम हमारा तिरंगा। जब मैं तिरंगे का मतलब खास कुछ नहीं समझता था, तब भी मुझे खुले आसमान में लहराता हुआ हवा के साथ बल खाता तिरंगा बहुत आकर्षित करता था। सुंदर तो यह मुझे आज भी उतना ही लगता है, लेकिन अब सबसे सुंदर जैसा भाव मन से निकल गया। अब मन में यह भाव घर कर गया है कि सुंदरता झंडे में नहीं, उनके पीछे की हमारे मनोभाव में होती है। 3 रंगों की पट्टियों से हमने अपना तिरंगा बनाया है। इतिहास बताता है कि 7 अगस्त सन 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान चौराहे पर पहली बार हमने तिरंगा फहराया था। महात्मा गांधी जी का चरखा इसके मध्य में रखा गया था। 31 दिसंबर सन 1929 की मध्यरात्रि में रावी के तट पर संपूर्ण स्वतंत्रता के ऐतिहासिक घोषणा के साथ जब जवाहरलाल नेहरू नाच उठे थे, तब महात्मा गांधी जी का चरखे पर तिरंगा ही फहराया गया था। उसके नीचे संपूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। फिर हमने तो यह तिरंगा हमने कितनी खाइयाँ, खंदक, पहाड़, सागर पार किए। यही तिरंगा महात्मा जी के पास भी था, अशफाक उल्लाह खान के पास भी और बिस्मिल्लाह के हाथ में भी। सरदार पटेल और सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद और अम्बेडकर भी इसके साथ ही चले थे। तिरंगा इन सबके पास था, जिसे लहराकर ये कहते थे, हर हर एक कदम अजल था, हर एक कदम जिंदगी। हम घूम फिर के ऊंचा एक कातिल से आए हैं। घूम फिर कर आने जाने से कई कारणों से महात्मा जी का वह चरखा तिरंगा से निकल गया। हमारी संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को सम्राट अशोक का जिक्र तिरंगे के बीच स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी का चरखा हमें भविष्य की दिशा बताता था। अशोक चक्र हमें इतिहास से जोड़ता है। आज जब इसे हवा में लहराते देखता हूँ, तो भविष्य व इतिहास की धारावाहिकता का संगम देखता हूँ। उनका श्रम व उनका स्वेद भी देखता हूँ, उनकी आशा व उनकी उमंग भी देखता हूँ। यह सब जोड़ता हूँ, तब तिरंगे का नया मतलब खुलता है कि यह वह प्रतीक है जो राष्ट्र के साथ समरता है। 15 अगस्त सन 1947 को क्या था? हमारे हाथ में एक रक्त रंजित वर्तमान था। कई टूटे बिखरे सपने थे। गुलामी की मानसिकता से दबा कुचला अनगिनत लोगों की मजमा था। बिखरने वाले तत्वों के शोर से आसमान फटा जाता था और थी उस अहंकारी विंस्टन चर्चिल की घोषणा कि ये ऐसे निकम्मों की कौम है जो आज़ादी मिलते ही आपस में लड़ मरेंगे और आज़ादी को खंड-खंड कर देंगे। पागलपन के जोम में हम भी गए थे उस दिशा में, लेकिन महात्मा गांधी जी ने बलिदान देकर हमें उधर से मोड़ा। हम बिखरते-बिखरते संवरने लगे। यह सब इतना आसान तो नहीं था। हमारा नेतृत्व चाहता था कि गुलामी की प्रजा में लोकतंत्र का नागरिक खोजना व बनाना आसान नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। तब 36 करोड़ का था अपना भारत। पहली चुनौती तो यही थी कि उसे लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी सरकार दे हम। हमने यह चुनौती टाली नहीं। आज़ादी की तुरंत बाद 1949 में हमने अपना चुनाव आयोग गठित किया और सन 1951 और 52 में पहला आम चुनाव घोषित कर दिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी प्रयोग था। अब भारत को तोड़-तोड़कर अपनी मुट्ठी में करने की जिस कुटिल योजना से अंग्रेज काम करते आए थे, उसे पलटना था। हमने वह भी किया। 565 रियासतों में 562 रियासतें तिरंगे के नीचे आ खड़ी हुई। ऐसा एकीकरण भी दुनिया ने कभी ना देखा था।
फिर दुनिया ने ये भी देखा कि 1950 में ही हमने सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। देश मन से आज़ाद होने लगा। फिर तो बहुत कुछ बनाया हमने। योजना आयोग बनाया, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के ऐसे संस्थान बनाए, जिनमें नए भारत की समझ बनी व विकसित हुई। इतना ही नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी हमने कई सार्थक पहल की, कई नई खिड़कियाँ खोली। दुनिया दुनिया ने पहचाना कि वर्षों की गुलामी से बाहर आए इस हिंदुस्तान का एक मतलब शांति व न्याय की आवाज़ भी है। आज हम दुनिया की आर्थिक राजनीतिक ताकतों में गिने जाते हैं, तो इसलिए कि हमने इसकी तैयारी में लगातार कोशिश की है। गणित ज़रूर बताता है कि भारत की उम्र ए आज़ादी 80 साल की हो रही है। समझ बताती है कि देश की उम्र नहीं, उसकी पहुँच देखनी चाहिए। हमारी पहुँच बढ़ रही है। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।